हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत कंफ्यूजन होता था, किसे ग्रेविटा कहते हैं, किसे पैरिटी कहते हैं, कितने अबॉर्शंस होते हैं, किसे आईयूडी कहते हैं। तो आइए इसको जल्दी से क्लियर करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला कैलकुलेट करना आखिर क्यों जरूरी है, क्यों पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला क्या है फीमेल का। क्योंकि इससे एक छोटे से फॉर्मूला से पता चल जाता है कि फीमेल की प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, हाई रिस्क है, सीरियस प्रेगनेंसी है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना जो है उस प्रेगनेंसी को अच्छे से देखना है। एक छोटे से फॉर्मूला से पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है। इसलिए ये ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला कैलकुलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। एक एमबीबीएस स्टूडेंट्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, पीजी स्टूडेंट्स हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, सबको ये पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला क्या होता है। और जनरल पॉपुलेशन को भी आज की जनरेशन में पता होना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ग्रेविटा। ग्रेविटा मतलब नंबर ऑफ टाइम्स फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उसे हम ग्रेविटा कहते हैं। नो मैटर्स कितने अबॉर्शन हुए, कितने जो है आईयूडी हो गए, कितने बच्चे खराब हो गए, कितने बच्चे पैदा होते ही खत्म हो गए, कितने पैदा ही खत्म हुए, कितने ट्विंस हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीपल जेस्टेशन है, यानी आपके अगर ट्विंस भी हैं, ट्रिपलेट्स भी हैं, 2 बच्चे हैं पेट में, 3 बच्चे हैं पेट में, लेकिन प्रेग्नेंट तो आप एक ही बार हुए हो ना, उसको हम ग्रेविटा एक ही बोलेंगे। ठीक है, ग्रेविटा का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द फीमेल वाज प्रेग्नेंट। ठीक है, दूसरा आता है पैरिटी। पैरिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स द फीमेल डिलीवर्ड द फीटस। नो मैटर्स नॉर्मल डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुआ, क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द फीमेल गिव बर्थ टू द बेबी आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इंडिया में 28 वीक्स जो होता है, यानी 7 महीने के बाद वाली जो प्रेगनेंसी होती है, उसको हम जो है मानते हैं कि वो प्रेगनेंसी जो है वो क्रॉस कर चुकी है एज ऑफ वायबिलिटी। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं पैरिटी में। ठीक है, और हम कैलकुलेट करते हैं कितनी बार डिलीवर हुई। अगर सपोज कोई ट्विंस है, वो डिलीवर हुई, तो डिलीवर तो एक ही बार में हुई ना, सीजर एक बार हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो एक बार में ही दोनों ट्विंस निकल गए, तो उसकी पैरिटी 1 होगी। ठीक है, ट्विंस हो, मल्टीपल जेस्टेशन हो, आईयूडी हुआ तो आईयूडी हुआ, बच्चा नहीं मिला, खराब हो गया बच्चा, लेकिन डिलीवर तो हुआ था, तो वो भी पैरिटी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम फीमेल डिलीवर्ड आइदर नॉर्मली और बाय सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इज कॉल्ड पैरिटी। अबॉर्शन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स जो बच्चा खराब हो जाता है। इंडिया में एज ऑफ वायबिलिटी मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जिंदा बचेगा, वो 28 वीक्स के बाद एक्सपेक्ट करते हैं। उसके नीचे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा नहीं बचेगा और उसको अबॉर्शन में कंसिडर किया जाता है। तो अगर लेस देन 28 वीक्स पे बेबी डिलीवर होता है तो उसको हम अबॉर्शन की कैटेगरी में डालते हैं, और वो लेस देन 28 वीक्स होता है। ठीक है, लास्ट है लाइव इश्यूज। लाइव इश्यूज का मतलब है कितने बच्चे आपके जिंदा हैं। सिंपल, ट्विंस हैं तो 2 बच्चे जिंदा हैं, ट्रिपलेट्स हैं तो 3 बच्चे जिंदा हैं, आईयूडी है तो एक भी बच्चा जिंदा नहीं है। तो जितने बच्चे जिंदा हैं उसको हम लाइव इश्यूज में कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है GPAL फॉर्मूला। तो आइए एक केस के जरिए हम जानते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज एक फीमेल है जिसका पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ था और वो लड़का था, पूरे टाइम पे डिलीवर हुआ। दूसरा बच्चा अबॉर्ट कर गया, 20 वीक्स पे वो अबॉर्ट कर गया। तीसरा बच्चा उसका ट्विंस हुआ सीजर से, दोनों बच्चे उसके एक साथ हुए सीजर से। ठीक है, चौथा बच्चा उसका आईयूडी हो गया, नॉर्मल डिलीवर हुआ, आईयूडी था, मोर देन 28 वीक जेस्टेशन, 30 वीक्स पे वो आईयूडी हो गया, और अब वो 5वीं बार 3 महीने प्रेग्नेंट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला क्या होगा, तो आइए जानते हैं क्या लिखेंगे। ग्रेविटा 5। ग्रेविटा 5 मतलब वो 5 बार प्रेग्नेंट हुई थी। पहली बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, दूसरी बार अबॉर्ट हो गया, तीसरी बार ट्विंस हुआ, चौथी बार आईयूडी हो गया, और 5वीं बार अभी वो प्रेग्नेंट है। तो जो प्रेग्नेंट है उसमें हम ग्रेविटा ऐड करते हैं और वो 5 बार प्रेग्नेंट है। पैरिटी का मतलब है कितनी बार वो नॉर्मली डिलीवर्ड कर गई आफ्टर 28 वीक्स। तो पहला बच्चा डिलीवर हुआ, दूसरा बच्चा खराब हो गया तो हम वो नहीं कंसिडर करेंगे, तीसरा बच्चा सीजर से डिलीवर हुआ, ये दूसरी पैरिटी है, चौथा बच्चा आईयूडी हुआ लेकिन डिलीवर हुआ आफ्टर 28 वीक्स, ये थर्ड पैरिटी हो गई। ठीक है, और अभी ये प्रेग्नेंट है तो ये हम नहीं मानेंगे, तो पैरिटी 3 हो गई।
अबॉर्शन एक ही हुआ था दूसरे बच्चे का, तो हमने 3 लिखा है, 1 लिखा है। और जो लाइव इश्यू है वो 3 है। आइए जानते हैं कैसे। पहला बच्चा टर्म था, नॉर्मल है, डिलीवर हो गया। दूसरा अबॉर्ट है, उसका 0 हुआ। ट्विंस, दोनों बच्चे जिंदा हैं, लाइव उसके 2 हैं, तो टोटल हुआ 3। आईयूडी 0 और प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब उसके लाइव इश्यूज 3 हुए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो आईयूडी है वो नहीं हुआ था, चौथा बच्चा भी जिंदा होता, तो उस टाइम पे ये जो है एल जो है आपका 4 होता। पैरिटी 3 ही रहती लेकिन एल 4 हो जाता। तो दिस इज द एक्सेप्शन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रेविटा कभी भी पैरिटी के बराबर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। लाइव इश्यूज पैरिटी के बराबर हो सकते हैं, लाइव इश्यूज पैरिटी से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल जेस्टेशन, लेकिन दोनों आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटा हमेशा जो है ज्यादा रहेगा, पैरिटी कम रहेगी। लाइव इश्यूज पैरिटी के बराबर भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल जेस्टेशन। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे आप लोग वाइवर्स देंगे, आप लोग पीजी का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा पैरिटी और अबॉर्शन को जब ज्वाइन करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो ग्रेविटा से 1 नंबर कम होना चाहिए। जैसे 3 + 1 = 4, तो ग्रेविटा 5 होगा, यानी 1 नंबर ग्रेविटा हमेशा ज्यादा होगा पैरिटी प्लस अबॉर्शन को मिला के। ठीक है, कभी भी ग्रेविटा 2 नंबर या 3 नंबर ज्यादा नहीं होगा पैरिटी प्लस अबॉर्शन को मिला के, ना ही कभी ग्रेविटा पैरिटी और अबॉर्शन को मिला के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पैरिटी और अबॉर्शन को प्लस करते हैं तो ग्रेविटा उससे 1 नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा जो फॉर्मूला है जिससे कैलकुलेट किया जाता है उसे हम कहते हैं TPAL। वो इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, लेकिन वाइवास में एमबीबीएस और पीजी स्टूडेंट्स से ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि TPAL का क्या मतलब है। T का मतलब है टर्म प्रेगनेंसी डिलीवर्ड। टर्म प्रेगनेंसी हम उसे कहते हैं जो कि 37 वीक्स या उससे ज्यादा होती है, उसे हम टर्म प्रेगनेंसीज कहते हैं। वो कितनी डिलीवर हुई हैं उसे हम T से कहते हैं। P होता है प्री टर्म डिलीवरी। कौन कौन सी प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जो लेस देन 37 वीक्स में डिलीवर कर गई, उसको हम कहते हैं प्री टर्म प्रेगनेंसीज जो कि डिलीवर हो गई। A का मतलब है अबॉर्शन, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, और L का मतलब है लाइव इश्यूज, कितने बच्चे जिंदा। तो अगर सेम ही केस डिस्कस हो रहा है TPAL में, मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रेविटा इंक्लूड नहीं होता है, वो GTPAL होता है जिसमें ग्रेविटा इंक्लूड होता है। वो यूजुअली यूज नहीं किया जाता क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाता है पैदा, इसलिए हम TPAL को यूज करते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ग्रेविटा तो है नहीं, तो हम टर्म प्रेगनेंसी जो कि डिलीवर हुई थी, वो एक फर्स्ट टर्म प्रेगनेंसी डिलीवर हुई थी और एक ट्विंस की प्रेगनेंसी डिलीवर हुई थी, तो इसमें टर्म प्रेगनेंसीज 2 हो गई। P का मतलब इसमें पैरिटी नहीं है। प्री टर्म डिलीवरीज कितनी हुई थी, यानी लेस देन 37 वीक्स, वो 1 हुई थी आईयूडी वाली एट 30 वीक्स। अबॉर्शन कितने हुए, वो 1 ही अबॉर्शन हुआ था दूसरे बच्चे में। और लाइव इश्यूज 3 है, 2 तो ट्विंस हो गए और 1 पहला बच्चा हो गया। तो इसका फॉर्मूला हुआ T2 P1 A1 लाइव 3, जिसको हम हाइफन में लगा के लिखते हैं 2113। तो ये आप लोगों से नीट में, एमबीबीएस में, या नीट के एग्जाम पीजी में, या फिर पीजीज का जो आपका वाइवा होता है उसमें ये पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको जरा सा भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी। Thank you so much for supporting. Thank you. Bye-bye and take care.